सन 1842 में तब के सागर नर्मदा प्रदेश और आज के मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ जंग की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन सन 1857 में मंडला के पास स्थित रामगढ़ राज्य की महारानी अवंतीबाई लोधी जब आजादी के संग्राम में उतरी तो उनकी वीरता, अदम्य साहस और अद्भुत युद्ध कौशल के आगे अंग्रेज भी भागने पर मजबूर हो गए थे। यूं तो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के जीवन और व्यक्तित्व पर लाखों पन्ने लिखे जा सकते हैं, किंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतिहासकारों की कलम ने इस महानायिका को सदैव नजरअंदाज किया। इसलिए इस वेब सीरीज के निर्माण में उपलब्ध लिखित साहित्य के अलावा जन श्रुतियों का भी सहारा लिया गया है एवं कहानी का प्रवाह बनाए रखने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। हम वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, साथ ही भारत देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी देशभक्तों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जब भारत देश गुलाम था, सर्व विदेशी ताकत के आगे झुक रहे थे, तब एक क्षत्राणी ने जन्म लिया। जिसने विदेशी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया। जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी वासिनी वासिरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे 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 मधु कैटभ पंच निरासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। प्रजापालक रामगढ़ नरेश लोधी कुल शिरोमणि राजाधिराज महाराज श्री श्री लक्ष्मण सिंह लोधी पधार रहे हैं। सुना है हीरापुर के महाराज हृदयशाह अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। जी महाराज, हमें जो खबर मिल रही है उसके अनुसार उनके साथ बहुत बुंदेला और गौड़ सैनिक इकट्ठे हुए हैं और हमने तो यहाँ तक सुना है कि अंग्रेज अपना एजेंट बदलने जा रहे हैं। कोई सलीमन नाम के अधिकारी को यहाँ भेजा जा रहा है। उससे क्या फर्क पड़ता है? हृदय शाह जैसे शेर से लड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा, जो इन अंग्रेज लोमड़ियों के पास नहीं है। विजय सिंह, आज हमारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। हम आराम करना चाहते हैं। दरबार में कोई फरियादी तो नहीं आया? जी महाराज, एक दुखियारी महिला सुबह से जिद कर बैठी है, आपसे मिलना चाहती है। उसे तत्काल हमारे सामने पेश किया जाए। उस दुखियारी महिला को दरबार में तुरंत पेश किया जाए। क्या चाहती हो तुम?
बहन बताओ, राजा साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे। वचन, वचन महाराज, आपका वचन चाहती हूँ कि आप मेरे साथ न्याय करेंगे। तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया है और तुम कौन हो? तुम्हारा पूरा परिचय दो। मेरा नाम प्रेमलता है महाराज। आपके मालगुजार ब्रज किशोर के गांव में रहती हूँ अपने पति के साथ। बदतमीज नाम लेती है। मालिक बोल या गरीब परवर बोल। ब्रज किशोर, तुम शांत रहो, और प्रेमलता, तुम भी इस बात का ध्यान रखो कि तुम अपने आरोप हमारे एक सम्मानित दरबारी के खिलाफ लगा रही हो। कैसा सम्मान महाराज? जब एक माँ से उसके बच्चे छीन लिए जाएं, तो वो माँ मान सम्मान अच्छा बुरा सब भूल जाती है। मेरे पति ने मालिक से कुछ रुपया उधार लिया था। मेरी बड़ी बिटिया बीमार थी, उसके इलाज के लिए, जो हम चुका नहीं पाए। पूरे 15 साल गुजर गए, ये भी बता दो। तो उसके बदले मेरी बेटी को उठा ले जाने का हक किसने दिया आपको? महाराज, मेरे सामने मेरी फूल सी बच्ची को उठा के ले गए। हम गिड़गिड़ाते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, लेकिन मेरे सामने मेरी बच्ची को उठा के ले गए ये। तो तुम्हें ब्रज किशोर का उधार चुकाने के लिए धन चाहिए ना? धन तुम्हें मिल जाएगा। धन नहीं चाहिए महाराज। फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे न्याय चाहिए। तुम दोनों कल दरबार में पुनः उपस्थित होना। हमें सोचने का थोड़ा वक्त दो। जी महाराज। विजय सिंह, प्रेमलता की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। महाराज, ब्रज किशोर वाले प्रकरण में आपका क्या निर्णय है? उसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने युवराज को बुलवाया है। प्रणाम पिताजी महाराज, आपने हमें याद किया? हाँ कुंवर, आसन ग्रहण करो। कुंवर, अब तुम बड़े हो गए हो और हमें लगता है तुम्हें राजकाज पर ध्यान देना चाहिए। जी पिताजी, जैसा आपका आदेश। आज दरबार में एक दुखियारी औरत आई थी और हम चाहते हैं उसका न्याय कल तुम करो। लेकिन महाराज, कुंवर अभी बहुत छोटे हैं। आप सही कह रहे हैं दीवान जी। माँ बाप के लिए उनकी औलाद हमेशा छोटी ही रहती है, चाहे वो 5 बरस की हो या 50 बरस की। लेकिन इसमें इतनी जल्दी क्या है? शायद आपको परिस्थितियों का अनुमान नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी दीमक की तरह हमारे देश में फैल रही है। हर एक राजा और महाराजा उसकी कुदृष्टि का शिकार हो रहे हैं और वे अपना राज्य अंग्रेजों को सौंपते जा रहे हैं। पिताजी, क्या अंग्रेजों के पास बहुत विशाल सेना है जो हमारे सारे राजा और महाराज उनकी गुलामी स्वीकार कर रहे हैं? नहीं कुंवर, सेना तो अपने देश से ज्यादा किसी और देश के पास नहीं है, और ये गोरे अंग्रेज तो सिर्फ कुछ गिनती के सिपाहियों के साथ हमारे देश में आए थे। फिर भी हमारे राजा को अपना गुलाम बना रहे हैं। बेटा, जानते हो महाराजा पृथ्वीराज चौहान, शूरवीर अजय, युद्ध में कैसे हारे थे? कैसे पिताजी महाराज? हमारे देश के कुछ गद्दार राजाओं ने विदेशी लुटेरे मोहम्मद गौरी का सहयोग कर दिया था अपनी निजी शत्रुता के कारण, और उसका परिणाम यह रहा कि हमारा देश कई पीढ़ियों तक मुस्लिम शासकों के अधीन रहा, और वही चाल अब ये अंग्रेज दोहरा रहे हैं। बेटा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अपने निजी हित के लिए कभी देशद्रोह मत करना, किसी देशद्रोही का साथ मत देना। पिताजी, मैं आपकी बातों को सदैव अपनी जिंदगी में पथ प्रदर्शक चिन्हों की तरह इस्तेमाल करूंगा। अब जाओ और विजय सिंह से सारा प्रकरण समझ लो। किंतु एक बात का ध्यान रखना युवराज, कि जो अपराधी है
वो हमारा सामंत है और हमें धन और सैनिक प्रदान करता है, और उसका एक भाई सदैव तुम्हारी सेवा में रहता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? आज एक गरीब स्त्री हमारे दरबार में आई थी बृज किशोर के अन्याय की शिकायत करने। अब आप जा सकते हैं। दीवान जी। जी महाराज। एक बात का ध्यान रखना कि न्याय होने तक ना तो हम और ना आप कुंवर से मुलाकात करेंगे। जैसी आज्ञा महाराज। अच्छा मजाक किया है, बेचारी एक दुखियारी औरत के साथ। एक बच्चा भला क्या न्याय करेगा। लो आ गया। सुना तुमने? न्याय की जिम्मेदारी राजा ने विक्रमजीत को दे दी। लो। है। बड़े राजा के यहां गए थे। लो, हो गया न्याय। मैंने कहा था ना, दरबार मत जाओ। राजा अपने माल गुजारों से दुश्मनी नहीं करते किसी गरीब के लिए। लेकिन तुम्हें तो न्याय चाहिए था ना, नहीं मिलेगा। और जमींदार ब्रज किशोर से दुश्मनी भुगतना पड़ेगी। क्यों? क्या हो गया? क्यों इतनी छाती पीट रहे हो आप? राजा ने आदेश दिया है कि तुम्हारा न्याय युवराज विक्रमादित्य करेंगे अपनी बुद्धि और अकल से। मंझले, मंझले, हमें तुमसे बात करनी है। बैठो बैठो बैठो, हम आते हैं। आपने कष्ट क्यों किया युवराज जी? बुलावा भेज दिया होता, मैं दौड़ा चला आता। आप किस हो? मंझले, आज दरबार में एक फरियादी औरत आई थी गुहार लगाने। गरीबों का तो बस काम ही यही है, रोना धोना करके कहीं से कुछ मिल जाए और आराम से जिंदगी की नैया बिना पतवार चलाए चलती जाए। बोल बम। उस औरत के साथ अन्याय तुम्हारे बड़े भाई बृज किशोर तिवारी ने किया है। उधार की रकम न चुकाने पर वो उसकी बेटी को उठा ले गए। अच्छा, मतलब हिसाब बराबर। इधर वाले ने पैसा लिया, उधर वाले ने लड़की ले ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोल बम। मंझले, गांजा पी पी कर तुम्हारा दिमाग काला पड़ गया है। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं रही कि एक बेटी एक घर के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। क्षमा युवराज, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, लेकिन इन सब बातों का आपसे क्या सरोकार? ये तो राज दरबार और आदरणीय राजा साहब के चिंतन का विषय है। इस प्रकरण का न्याय हमें करना है, ऐसा पिताजी महाराज का आदेश हुआ है। हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि सही और गलत का पता लगा सकें। जय हुई ना बात कुंवर जी। आप तो जानते ही हैं, ये तन मन धन सब आपके लिए समर्पित है। इन सब बातों का न्याय से क्या सरोकार है? हमारी जमींदारी सबसे ज्यादा लगान वसूल करके आपको देती है। तुमने बताया नहीं, इन सब बातों का न्याय से क्या सरोकार है? सरोकार है युवराज जी। राजनीति में निर्णय सिर्फ क्षणिक आवेश में नहीं लिए जाते, और महान चाणक्य ने अर्थशास्त्र के पहले अध्याय में लिखा है, कोस मूलो दंड, अर्थात धन किसी भी राजा की मूल शक्ति है, और किसी भी राजा को धन मिलता है उसके माल गुजारों से। हम तुम्हारी बातों को ध्यान में रखेंगे मित्र। मित्र मानते हो?
तो मित्रता निभाना भी। और वैसे भी मेरे तो प्राण भी आपकी सेवा में समर्पित है। महाराज को प्रणाम। महाराज, मैं कुछ भेंट लेकर आया हूँ, स्वीकार करें। ब्रज किशोर, आज हम तुम्हारी कोई भी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आज आप एक मुलजिम की तरह दरबार में पेश हुए हैं। कुंवर, मुलजिम और फरियादी दोनों तुम्हारे सामने हैं। कार्रवाई आरंभ करो। जी महाराज, मैं जमींदार ब्रजकिशोर तिवारी से उनका पक्ष सुनना चाहूंगा। गरीब परवर, लोधी कुल शिरोमणि, हमारे पूज्य महाराज जी को हाजिर नाजिर जानकर मैं अपनी बात रखता हूँ। महाराज जी, मैं अपनी हवेली पर आने वाले हर गरीब की मदद करता हूँ। प्रेमलता का पति भी मुझसे रुपये उधार लेने के लिए आया। ध्यान रहे, ये आया, मैं इसके पास नहीं गया। मैंने इनसे कहा मूल पर ब्याज लगेगा। इसने कहा मंजूर है और अंगूठा भी लगाया। इसके बाद कई सालों तक इसने न तो ब्याज दिया न मूल। तो ब्याज के बदले में तुमने उसकी बेटी को उठा लिया? और क्या करता, सबको ऐसे ही छोड़ दूं तो बाकी लोग मुझे मूर्ख और कमजोर समझने लगेंगे और मेरा पूरा पैसा डूब जाएगा। महाराज, सारा प्रकरण आपके सामने है, आपने सारे गवाह भी सुने हैं। अब देश और राज्य की निगाहें आपकी तरफ हैं, न्याय कीजिए। मैं अपने गुरुजनों और माता पिता को प्रणाम करता हूँ। मैंने दोनों पक्षों को सुना और जहाँ तक इस प्रकरण में मेरी समझ जाती है, इस प्रकरण की पूरी वजह है धन, और समाधान भी वहीं से निकलेगा, क्योंकि पूरे आवाम की जिम्मेदारी एक राजा की ही होती है। इसलिए प्रेमलता द्वारा लिया गया धन राजकोष से ब्रजकिशोर को लौटाया जाएगा और ब्रजकिशोर दोनों बेटियों को ससम्मान घर छोड़कर आएंगे। ब्रजकिशोर ने जो जबरदस्ती लड़कियों को घर से उठाकर जो कृत्य किया है, उसके लिए उन्हें उसी रकम के बराबर 11 कोड़े लगाने का दंड दिया जाता है। इसी प्रकार इस प्रकरण की समाप्ति की घोषणा की जाती है। युवराज विक्रमाजीत की जय। अवंती, यदि इस प्रकरण में तुम्हें मौका दिया जाए तो तुम्हारा क्या न्याय होगा? एक कन्या को यदि कोई ताकतवर इंसान उठा ले जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी तो नर्क बन जाती है, और उसको इस नर्क में ढकेलने वाले को सिर्फ और सिर्फ 11 कोड़े की सजा। नहीं नहीं, ये इंसाफ बिल्कुल नहीं है। जो कुछ कहना है यहाँ आकर कहो। बोलो, क्या कहना चाहती हो? एक गरीब परिवार की लड़की की कीमत धन से लगाने वाले को, एक लड़की को उसकी मर्जी के बिना छूने वाले को, अपनी ताकत के गुरूर में एक कन्या को अगवा करने वाले को अगर सही सजा ना दी जाए तो इस देश में हर एक कन्या असुरक्षित हो जाएगी और ताकतवर लोग रोज कन्याओं का अपहरण करेंगे और इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जिन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया है। तो तुम्हारी नजर में न्याय क्या होगा? क्या फायदा, उसे सुना जाएगा। हम तुम्हें न्याय करने का अवसर देते हैं। भैया,
अवंती बाई की जय। जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय